नेक्स्ट है एम्पियर्स लॉ। ठीक है, कल अपन ने बायो सावर्ट लॉ पढ़ा था और बायो सावर्ट लॉ का अपने एक ही सिलेबस में एप्लीकेशन है सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर एम्पियर लॉ क्या कहता है? एम्पियर लॉ ये कहता है कि देखो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी क्लोज सरफेस या क्लोज कोई बॉडी है उससे निकलने वाले फ्लक्स क्या होते हैं? 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज होता है। सेम उसी तरह का स्टेटमेंट आ जाएगा अपने पास किसका? एम्पियर्स लॉ का। एम्पियर लॉ में यूं है कि कोई जैसे मेरे पास कोई एरिया है, उस एरिया में बहुत सारी करंट है, तो उस जैसे ये कोई एरिया है, ठीक है, यहाँ पे एक करंट है I1, I2, I3, ये सब किधर जा रही है? अंदर जा रही है। ठीक है, तो ये क्लोज लूप हो गया। अब इस क्लोज लूप से लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, लीनियर इंटीग्रेशन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इसके लेंथ के रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको लीनियर इंटीग्रेशन कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। ठीक है, ये तो क्या है? इसका स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट क्या है? क्या स्टेटमेंट है कि द लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज पाथ या क्लोज लूप कह सकते हो इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। मतलब नेट करंट इसमें से कितनी फ्लो हो रही है उसका क्या करना है अपने को? म्यू नॉट टाइम्स करना है। ठीक है, वो अपने पास क्या आ जाएगा? ठीक है, अब इस एम्पियर लॉ का अपने को क्या पढ़ना है? एप्लीकेशन पढ़ना है। ठीक है, तो इसका एक एप्लीकेशन अपने है एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसके लिए अपने को क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो टॉपिक अपना क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है ये क्या है? I। इससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहली बात तो अपने को क्या करना पड़ता है? एक क्लोज लूप की जरूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक एम्पियर लूप बनाएंगे। एम्पियर लूप बनाएंगे तो एम्पियर लूप कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, सर्कुलर एम्पियर लूप बनाए। अभी सर्कुलर एम्पियर लूप के लिए जैसे यहाँ पे लेंथ इसके जो डीएल की डायरेक्शन ये हो जाएगी। मतलब आपको डीएल की डायरेक्शन का पता कैसे चलेगा? टेंजेंट खींच के ये लूप बनाया, लूप के ऊपर जैसे इस तरह का लूप है तो इस पे टेंजेंट यूं आएगा अंदर की तरफ, है ना, ये जो लाइन है ये अंदर की तरफ इमेजिन करनी है। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था कल, उसके हिसाब से करंट जा रही है ऊपर, तो यहाँ से मैग्नेटिक ये उंगलियां किधर जा रही है? अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अंदर हो गई, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अगर हम एम्पियर लूप लॉ लगाएं तो क्या आ जाएगा? बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। अब इसमें देखो बी डी एल क्या आता है? कोस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। थीटा कितना है? दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है और लेंथ का जो एलिमेंट अपन ने लिया वो भी अंदर है, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल हो गया। तो क्या आ जाएगा? cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, बी फिर क्या आ गया? dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी तो है इसे। अब dl का इंटीग्रेशन करना है। अब dl का इंटीग्रेशन देखो कहां से शुरुआत करोगे? यहां से पूरी लेंथ के लिए निकालेंगे अलग अलग पार्ट में। तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आ जाएगी? 0 से लगाकर सरकमफेरेंस है इसके इक्वल हो जाएगी
टू पाई आर के। तो डी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू पाई आर, इसके इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू अपने पास निकल के आएगी म्यू नॉट आई अपॉन में टू पाई आर। ठीक है, इससे एक चीज पता चल रही है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। ठीक है, आर रेडियस नहीं है, आर क्या है, इस पॉइंट की डिस्टेंस है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो ये है फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन पढ़नी है अपने को। एक तो स्ट्रेट वायर के कारण, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर के कारण, एक सोलेनोइड के कारण। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये हो जाएगी इसकी। आगे जो है सेकंड एप्लीकेशन इसकी है कि एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे आ सकता है एग्जाम में, आया हुआ है एक दो बार। इस तरह का एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर की रेडियस सपोज अपन ने क्या ले ली, कैपिटल आर। इस पूरे कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, पूरे के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है अपने पास, आई, पूरे में। ठीक है, ये बात आई समझ में, पूरा कंडक्टर, पूरे में करंट फ्लो हो रही है आई। तो इसके पहले तो एक चीज यही क्लियर कर देते हैं कि यूनिट एरिया में करंट यानी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट इन यूनिट एरिया। ठीक है, यूनिट एरिया में जो करंट है वो निकालेंगे। देखो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आता है J इक्वल टू आई अपॉन में ए। इस पूरे में करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई, अपॉन में इसका एरिया लेना है। तो ये जो वायर है ना, इसका ये वाला एरिया लेना है, कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा जी। ठीक है, अब देखो इसमें 3 कंडीशन पढ़ते हैं। पहली तो हम पढ़ते हैं कि आउटसाइड कोई पॉइंट जो है वो इसकी सेंटर से सपोज कितनी डिस्टेंस पे है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं आउटसाइड द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के बाहर किसी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पे है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले वही लॉजिक क्या करोगे, इस तरह से एम्पियर लूप बनाओगे। एम्पियर लूप बना के क्या लगाना है, एम्पियर लॉ लगाना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, लेंथ वेक्टर भी अंदर, एल डी एल और ये बी। अब हमने यहाँ पे एम्पियर लॉ लगाया, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहाँ तक की बात तो कॉमन है। फिर इसके बाद बी डी एल कोस कितना आएगा, 0। तो बी डी एल कोस 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई, कोस 0 की वैल्यू 1, डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी डी एल। अब डी एल देखो कौन सा होगा, ये जो स्फीयर मैंने ये सर्कल बनाया ना, इस सर्कल का लेंथ, तो सर्कल की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई कौन सा, स्मॉल आर की कैपिटल आर। सर्कमफेरेंस लेंथ मतलब सर्कमफेरेंस है ना, तो 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है, ये तो हो गया आउटसाइड किसी पॉइंट पे। अब मैं अगर एट सरफेस निकालो, सेकंड जो है ना, कि ये पॉइंट यहां नहीं होके यहां होता, मतलब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो एट सरफेस के लिए क्या करेंगे अपन, जो स्मॉल आर है उसको किसके इक्वल रख दोगे, कैपिटल आर के। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, अब आता है थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड में अपन कहाँ निकालेंगे, इनसाइड, मतलब इसके अंदर। जैसे ये कंडक्टर है तो इसके यहाँ, ये तो इसकी एक्सियल लाइन है ना, सेंटर से जाती हुई, तो इसके यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, छोटा आर या आर डैश कुछ भी ले लो। ठीक है, तो उस डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ निकालना था पहले केस में, बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। सरफेस पे निकालना था तो आर की वैल्यू इसके इक्वल रख दी। अब अंदर निकाल रहे हैं तो देखो अंदर भी वही क्या करेंगे, एक एम्पियर लूप बनाएंगे। ठीक है, वही लॉ लगाएंगे, वही सारी चीजें, बी डी एल cos थीटा 0 डिग्री, सब कुछ वही कॉन्सेप्ट है। इक्वल टू किसके आ जाएगा, म्यू नॉट आई डैश। अब ये आई डैश क्यों लिखा, क्योंकि देखो जब यहाँ पे अपन बाहर निकाल रहे थे
तो इस पूरे वायर में जो करंट फ्लो हो रही थी वो सारी की सारी काम आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि पूरी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। यहाँ पे भी पूरे के कारण, लेकिन इसमें ये है कि ये जो अंदर वाली करंट है ना, इसी सर्कल से जाएगी, वही करंट वहां पे क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिसिपेट करेगी। उसके बाहर वाली करंट का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिखा, आई डैश। तो सबसे पहला काम तो अपने को यही पता करना है कि आई डैश कितना है। तो आई डैश के लिए देखो यहाँ पे अपन ने क्या निकाल रखा है, जे। तो आई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, जो करंट डेंसिटी होती है ना वो हमेशा कांस्टेंट होती है, तो जे की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई, इनटू एरिया किसका ले लेंगे, इस वाले का, ठीक है ना। देखो जे इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए होता है ना, तो हम आई डैश ए डैश ले सकते हैं, ये इधर चला जाएगा तो आई डैश इज इक्वल टू जे ए डैश। जे की वैल्यू तो है देखो हमारे पास आई अपॉन में पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इनटू ये छोटा वाला सर्कल है, इसका एरिया कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये पाई से पाई कट जाएगा, तो आई डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आई डैश की वैल्यू, इंपॉर्टेंट बात है कि आई डैश की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये यहाँ रख देंगे। तो फिर देखो क्या आएगा, बी इंटीग्रेशन किसका करेंगे, डीएल का म्यू नोड आई आर स्क्वायर अपॉन में ये कितना हो जाएगा, डीएल का 2 पाई आर, कौन सा आर लिखेंगे, ये छोटा वाला स्मॉल आर, म्यू नोड आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये कट गया। तो बी की जो वैल्यू फाइनली हमारे पास निकल के आई कितनी आई, म्यू नोड आई स्मॉल आर अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों के लिए अपन ने अलग अलग निकाल दी, ये तो हो गया आउटसाइड, ये हो गया एट सरफेस और ये हो गया इनसाइड। अब इन तीनों को मिला के अगर मैं कंबाइन ग्राफ बनाऊं, इस तरफ तो क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस, इस तरफ क्या ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यहां है मान लो सरफेस है ना, इस जगह पे क्या है, कैपिटल आर, तो सरफेस से कम मतलब इनसाइड, और इधर आउटसाइड। तो ये तो हो गया यहां से यहां तक तो इनसाइड, और यहां से यहां तक आउटसाइड। तो मुझे एक चीज बताओ, इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आर के प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो कैपिटल आर तो कांस्टेंट है ना, इसका तो ये तो वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल कौन है, स्मॉल आर, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो यहां तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। फिर सरफेस पे देखो, इसमें कोई वेरिएबल है क्या, वैसे करंट वेरिएबल है, लेकिन मान लो हमने कांस्टेंट करंट फ्लो करवाई, तो म्यू नॉट आई अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, ये भी कांस्टेंट है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है, इंपॉर्टेंट है ग्राफ भी, ठीक है। आ गई बात समझ में, क्लियर, चलो ठीक है, बढ़िया। पहले तो ये देखो कि सोलेनॉइड क्या होता है। मान लो हमने क्या किया, कॉपर वायर है, उस तरह उस कॉपर वायर को इस तरह से क्या है, वाउंड किया, ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्शन हमारे सामने बनी, जिसमें क्या है, कॉपर वायर इज वाउंडेड इन फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, तांबे के तार लिया खुला वायर, ओपन वायर, और उसको क्या कर दिया, हेलिकल शेप में सेट कर दिया। ये जो कंस्ट्रक्शन बनी, इसको इस क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड में कुछ चीजें होती है, देखो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो है कि सोलेनॉइड का जो डायामीटर है ये वाला, ये इसकी लेंथ के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत कम होता है। डायामीटर इज वेरी वेरी लेस देन लेंथ, पहली बात तो, ठीक है। फिर जब हम इस सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो कराते हैं, तो देखो करंट फ्लो कराने के दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है कि मान लो मैं इधर बना रहा हूं, यूं अपने पास ये सोलेनॉइड है ना, इसका एक्सिस सही है। एक तो करंट क्या हो सकती है, ऊपर से अंदर और नीचे से बाहर। ये जो डायग्राम बना रहा हूं ये करंट का है ना, क्रॉस का मतलब इनसाइड होता है, डॉट का मतलब आउटसाइड होता है। तो ये क्रॉस मतलब करंट इनसाइड जा रही है, और डॉट मतलब यहां से करंट आउटसाइड। तो अब आप हाँ, मतलब ये वायर था इस तरह से, ये था, ये वायर ऐसे लपेट रखा है,
तो इसमें जैसे ये कंडीशन है तो करंट ऊपर से अंदर जा रही है, नीचे से बाहर आएगी, ऐसे ही होगा। वायर यूं है तो ऊपर वाले एंड से अंदर गई, नीचे वाले एंड से बाहर, यूं लपेट रखा है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? देखो अपन ने ये पढ़ा था कि राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर थंब किसको रिप्रेजेंट करे, अंगुलियां किसको कराएगी? मैग्नेटिक फील्ड। उल्टा कर दे, अगर फिंगर्स रिप्रेजेंट करें मैग्नेट करंट को, तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे करंट किधर जा रही है? अंदर, यहाँ से बाहर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो गई? इस तरह। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेगी वो ऐसे बन जाएगी, ठीक है, यहाँ से बाहर, ऐसे ही होगा। ये इसकी क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हो गया। सेम अगर उल्टा बना दें, उल्टा यूं है कि मान लो यही सोलेनोइड में अगर करंट जो है वो अपोजिट हो रही है, यानी यूं आ रही है, मान लो इधर से अंदर और इधर से बाहर, ठीक है। अब बताओ डायरेक्शन क्या होगी? तो अब अपने को क्या करना है? इधर से उंगली अंदर, इधर से बाहर, तो अंगूठा किधर गया? उस तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? ऐसे हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गई डायरेक्शन की बात, ठीक है। फिर सोलेनोइड में देखो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस सोलेनोइड के ये तो है एक्सिस, ये जो है ना ये वाला इसका पूरा पार्ट, ये इसका क्या होगा? एक्सिस होगा। और ये है इसकी आउटसाइड एरिया। तो एक्सिस पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? पैरेलल आ रही है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब एक जैसा। आउटसाइड में देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी पास पास है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। आउटसाइड में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी दूर दूर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वीक है। तो इसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके आउटसाइड वाले मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपन क्या लेते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेजिबल, ठीक है। तो अब अपन इसमें डेरिवेशन किसकी पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड। अपने सिलेबस में केवल एक ही सोलेनोइड है, कौन सी पढ़नी है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लेंथ की एक सोलेनोइड है जिसके एक्सिस पे अपने को क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब यूं नहीं होता है कि बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब होता है कि इसका डायामीटर लेंथ की कंपैरिजन में क्या है? काफी छोटा है, लेंथ थोड़ी डायामीटर के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। तो पहला जो अपन पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड। तो देखो कैसे निकालेंगे। ये मान लो अपने वही सोलेनोइड है, इस तरह से इसमें मान लो हमने करंट फ्लो कराई, ठीक है, ऊपर से अंदर, नीचे से बाहर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, जैसे ऊपर से भी सर्कल बना नहीं है, पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए देखो हमें पता है कि एम्पियर लॉ क्या है? बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। तो सबसे पहले हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा? एक क्लोज लूप में, क्योंकि जब तक ये म्यू नॉट टोटल आई किसके लिए लगेगा? क्लोज लूप के लिए लगेगा। तो यहाँ तो कोई क्लोज लूप है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इस तरह से एक क्लोज लूप इमेजिन करते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया? एक रेक्टेंगुलर क्लोज लूप बना दिया। तो अब देखो इधर ये जितनी भी करंट है ना, ये सारी करंट इस लूप के अंदर आ गई। अब मैंने लूप देखो केवल अपर सरफेस में ही बनाया, अगर मैं पूरे में बनाता तो नीचे वाली करंट भी आ जाती, तो टोटल करंट क्या हो जाती? 0। तो अपन केवल ऊपर वाला पार्ट ही ले रहे, टू नहीं होती ना, ये तो अंदर जा रही है, इस पूरे को बनाता तो नीचे वाली बाहर आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती तो करंट 0 हो जाती, ठीक है। अब एक एक स्टेप देखना। ये अपन ने लूप लिया, इसका नाम दे दिया ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करें उससे पहले देखो कुछ चीजें अपन मान लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, सोलेनोइड की लेंथ अपन ने क्या मानी? एन, एल, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं?
स्मॉल एन, ठीक है। यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 mm, 1 मीटर जो भी ले रहे हो, तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, n। टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न के लिए क्या करोगे, n इंटू l। नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ किससे मल्टीप्लाई करना है, टोटल लेंथ से। एक टर्न में जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, I है। तो अब देखो इस पूरे को इंक्लूड कर रहे हो ना, इस पूरी क्लोज सरफेस को, तो यहां से भी आई जा रही है, इसमें भी आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, तो सारी का टर्न के अंदर टोटल करंट कितनी हो जाएगी, टोटल करंट हो जाएगी NLI, ठीक है। अब हमने ये लिया एम्पियर लूप लिया, इस एम्पियर लूप के देखो 4 पार्ट है, A, B, C और D। तो सबसे पहले जैसे हम ले रहे हैं A से B, ठीक है, B या फिर इधर A ले लो ना, इसको A ले लो, ताकि B और ये क्या आ गया C और ये क्या आ गया। तो एक अपन ने लिया AB, B डॉट DL। फिर दूसरा क्या लिया पार्ट, B से C। ये लिमिट नहीं है ना, ये तो केवल A से B कह रहा हूं, तुम ये मत समझ लेना कि वो लिमिट पुट कर दी। फिर आ जाएगा C से D, BDL। फिर आ जाएगा D से A, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम टोटल करंट। टोटल करंट कितनी है, NLI। A से B देखो, A से B मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, A से B जा भी इधर ही रहे, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो ये तो हो गया BDL फर्स्ट वाला, तो प्लस B से C, B से C देखो ऊपर जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये तो हो गया 0। C से D मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही से, एंगल तो 0 है, लेकिन हमने अभी क्या कहा कि जो एक्सिस है उस पे मैग्नेटिक फील्ड इसके कंपैरिजन में काफी कम है, तो इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। फिर तीसरे इसमें देखो D से A 90 डिग्री एंगल, तो यहाँ पे वापस कितना आ जाएगा 0, तो इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट NLI। B DL का इंटीग्रेशन करेंगे L, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक L ली ना, इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट NLI। तो L से L कट गया, B की वैल्यू किसके इक्वल आई, म्यू नॉट N, ठीक है। ये अपने पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलर। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, देखा तुम बताना मेरे को। क्वेश्चन ये है कि ऑन इंक्रीजिंग लेंथ विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, बी का क्या होगा, मतलब अगर हम नंबर ऑफ टर्न को समझ लो, टोटल नंबर ऑफ टर्न है ना, विदाउट चेंजिंग टोटल नंबर ऑफ टर्न। टोटल नंबर ऑफ टर्न को अगर हम चेंज नहीं करेंगे और हम लेंथ को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा। ऑप्शन देता हूं तुम्हें, देखें। पहला है इंक्रीज, फिर है डिक्रीज, फिर है रिमेन सेम, बताओ। रिमेन सेम क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं L नहीं आ रहा है। यही सबसे बड़ी गलती है, यही सबसे बड़ी गलती है। तुम जो सोच रहे हो ना, तुम ये सोच रहे हो कि इसमें कहीं L तो आ ही नहीं रहा है, तो नंबर ऑफ लेंथ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये स्मॉल n किसके इक्वल है, B इक्वल टू म्यू नॉट, स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। यहां से अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, कैपिटल N अपॉन n, तो ये आ जाएगा कैपिटल N फिर I अपॉन में L। अब क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, विदाउट चेंजिंग टोटल नंबर ऑफ टर्न, मतलब आपने इसको नहीं बदला, इसको नहीं बदला और आपने लेंथ को क्या किया, बढ़ाया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, ठीक है। हाँ